चैप्टर्स 2265, 2266, 2267, 2268 चैप्टर स्टार्ट। सैकड़ों सितारे प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन पर टूट कर गिर रहे थे। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू के बैंडन को खबर पहले ही मिल चुकी थी। वो पूरी तरह चौकस होकर इंतजार कर रहे थे। वो आ गए। जल्दी करो, इमॉर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। धाम धाम धाम। सितारे जैसे हाई इमॉर्टल फॉर्मेशन से टकराए, उनसे बेइंतहा पावर फूट पड़ी। एक तेज रोशनी चमकी और सितारे अनागिनत टुकड़ों में बिखर गए। इमॉर्टल फॉर्मेशन को भारी झटका लगा और गू इमॉर्टल्स ने जख्मी होकर खून की उल्टी कर दी। कुछ पल बाद वो टूटा फूटा इमॉर्टल फॉर्मेशन अभी भी टिका हुआ था, जबकि कई सितारे अभी भी हमला कर रहे थे। पीछे हटो, ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने ऑर्डर दिया। लोड। लेकिन ग्रोटो हेवन ठीक हमारे पीछे है। अगर कुछ हो गया तो मैं पीछे हटने से इनकार करता हूं। भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं अपने घर की रक्षा करूंगा। बेशक गू इमॉर्टल्स इस वक्त कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उनका मोराल काफी हाई था। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन आमतौर पर खाली स्पेस में एक छोटे से बिंदु में सिमटा रहता था। बाहर सितारे कैसे भी उड़ें, उस पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन दो आसमानों के मिलने से एक जबरदस्त बदलाव आया। दोनों आसमानों के सभी छुपे हुए ग्रोटो हेवंस को सामने आना पड़ा। इस वक्त अस आधे टूट इमॉर्टल फॉर्मेशन के पीछे प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन का एंट्रेंस था। बेशक एंट्रेंस बैंड था, लेकिन वो अब सबके सामने था और उस छुपाया नहीं जा सकता था। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू चिल्लाए, मेरे पास अपने तरीके हैं, हिचकिचाओ मत, वरना तुम लोग बेवजह अपनी जान गंवा दोगे। सब इमॉर्टल्स शांत हो गए। उन्होंने जल्दी से इमॉर्टल फॉर्मेशन को हटाया और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन में घुस गए। अन सबको ओल्ड इमॉर्टल हुआयू पर पूरा भरोसा था। लो, आ गए। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू अकेले थे। जब उन्होंने आते हुए सितारों को देखा, उनका चेहरा गंभीर था। इमॉर्टल किलर मूव, कोल्ड वर्ड्स। इमॉर्टल किलर मूव, शैटर्ड वर्ड्स। पहले मूव ने ऐसी ठंड पैदा की जिसने सितारों की स्पीड धीमी कर दी। दूसरे मूव ने सितारों पर वार किया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन सितारों के बड़े बड़े टुकड़े अभी भी बची कुची ताकत के साथ उनकी तरफ उड़ते आ रहे थे। मैं इसका रिस्क लूंगा। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू जोर से चिल्लाए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार अपने मूव्स इस्तेमाल किए और आखिरकार सितारों के सारे टुकड़ों को रोक लिया। ग उन्होंने मुंह से खून थूका। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके पूरे जिस्म पर GHAAVD, जो सितारों की रोशनी में चमक रहे थे। दो आसमानों के मिलने से सितारों के उड़ने का रास्ता हेवनली डाव से प्रभावित होकर गड़बड़ा गया था। वो एम्पलीफाई हो गए थे और पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए थे। रैंक 8 के ओल्ड इमॉर्टल हुआयू को भी उन्हें रोकने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू वापस जाने ही वाले थे कि अचानक वो पलटे। उन्होंने देखा कि सितारों का एक और ग्रुप उनकी तरफ उड़ता आ रहा है। अगर ये सितारे सच में टकरा गए तो प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन ये झटका से नहीं पाएगा। उनकी एनी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ी और उनका चेहरा जैसा का तैसा जम गया, लेकिन जल्द ही वो रिलैक्स हो गए। वो इसके लिए तैयार थे। भले ही उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, उन्हें ये रोकना ही होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जुन शेनग्वांग अचानक वहां प्रकट हुए। हेवनली वेल। वो उड़ते हुए अपने हाथों से कुछ फेंकते जा रहे थे। वो तेजी से सितारों के सामने पहुंचे और हेवनली वेल लगा दिया। जैसे हाई सितारे हेवनली वेल पर गिरे, वो जोर से हिलने लगा। उस पर साफ लहरें देखी जा सकती थी। हेवनली कोर्ट कागो इमॉर्टल जून शेनग्वांग। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू का चेहरा एक सेकंड के लिए सख्त हो गया। हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के ओल्ड इमॉर्टल हुआयू। जून शेनग्वांग भी थोड़ा हैरान हुआ और जल्द ही चिंतित हो गया। ये एक बहुत नाजुक दौर था। अगर ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने एक्शन ले लिया तो हेवनली वेल फिर से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जुन शेनग्वांग की चिंता सच साबित नहीं हुई। 15 मिनट बीतने के बाद भी ओल्ड इमॉर्टल हुआयू बस साइड से देखते रहे और कुछ नहीं किया। जून शेनग्वांग ने हेवनली वेल को समेटा और सारे सितारों को सक्सेसफुली कलेक्ट कर लिया। आखिर में जून शेनग्वांग ने ओल्ड इमॉर्टल हुआयू पर एक गहरी नजर डाली और फिर यूएस बड़े से हेवनली वेल के बाग को खींचकर सितारों के साथ वहां से निकल गए। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का दरवाजा खोला और ग्रोटो हेवन के अंदर चला गया। यूज हेवनली कोर्ट ने बचाया था। पूरे प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन में हर तरफ आफतें आ रही थी। भूकंप और बाढ़ आ रहे थे। ज्वालामुखी फटने से आसमान में धुएं के घने बादल छा गए थे और 10 दिन से ज्यादा से एसिड रेन हो रही थी। दो आसमानों के मिलने से हेवनली डाव में हलचल मच गई है। हेवंस विल अजीब हो गई है और हमारे सारे ग्रोटो हेवंस जो हेवन वे के नोड पर स्थित हैं, वो सब तकलीफ झेल रहे हैं।
जीवन खत्म हो रहे हैं, जीव जंतु तड़प रहे हैं। अफसोस, मैं दोषी हूं। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने एक गहरी सांस ली। वो गिल्ट, लाचारी, गुस्से, दुख और दूसरी अजीब इमोशंस से भरे हुए थे। दोनों आसमानों के ग्रोटो हेवंस के गू इमॉर्टल्स को अपने ग्रोटो हेवन की दुनिया से गहरा लगाव था। ये 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स से अलग था। दोनों आसमानों के ग्रोटो हेवंस के गू इमॉर्टल्स को 5 रीजन से निकाल दिया गया था। उन्हें इस खतरनाक जगह पर जीना पड़ता था। उनमें से ज्यादातर तन्हाई में रहते द उनके ग्रोटो हेवंस उनका आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट घर थे जहां उन्हें शांति और सुकून मिलता था। इन ग्रोटो हेवंस के बीच प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन ने एक ऐसी डायनेस्टी बनाई थी जिसे एक गू इमॉर्टल फोर्स रूल करती थी। यहाँ लिटरेचर का गहरा विकास हुआ था और यहाँ के लोग इस घर को सबसे कीमती चीज मानते थे। इमॉर्टल्स जल्दी से ओल्ड इमॉर्टल हुआयू का स्वागत करने आए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। हमें हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस से फिर से मदद मांगनी चाहिए। 2 आसमानों के मिलने से माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स शांति और सुकून से रहते हैं। वो यहां आकर इतना रिस्की काम क्यों करेंगे? साई, उनसे मदद मिलना तो पॉसिबल है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पूरे इंपीरियल कोर्ट की नींव सूख रही है। स्केलेटन ग्रोटो हेवन और बाकी सब भी बिना खर्च की परवाह किए मदद मांग रहे हैं। इससे एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा हो रहा है जहां ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स बदले में और ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। डैम इट, साई, लॉर्ड अलायंस लीडर इस पर कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल या तो डाउ मार्क्स रिफाइन करने में बिजी हैं या वेस्टर्न डेजर्ट में इंतजाम कर रहे हैं। वो हमारे छोटे से प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के मामलों की परवाह क्यों करेंगे? वैसे भी हमारा प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन आखिर में उन्हीं के कब्जे में आ जाएगा। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने डांटा, सब चुप हो जाओ, लॉर्ड अलायंस लीडर के बारे में इस तरह बात मत करो। ये कहने के बावजूद ओल्ड इमॉर्टल हुआयू के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्हें जुन शेनग्वांग की वो गहरी नजर याद आ गई। लॉन्जेविटी हेवन सुनहरी रोशनी लहरों की तरह लगातार फैल रही थी। संभालो, संभालो। 8 एक्सट्रेमिटीज के कई गू इमॉर्टल्स कैलेमिटी लक ऑल्टर को कंट्रोल कर रहे थे और सिचुएशन को आराम से संभालने की कोशिश कर रहे थे। पूरा लॉन्जेविटी हेवन जोर से कांप रहा था। जमीन हिल रही थी। सिर्फ कैलेमिटी लक ऑल्टर हाई नहीं, बिंग साई चुवान भी लक सप्रेशन हेवनली पैलेस को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन दोनों हाई लक पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस बस मुश्किल से मौजूदा हालत को आराम से संभाल पा रहे थे। बूम! एक जोर की आवाज के साथ जमीन फट गई और पूरे लॉन्जेविटी हेवन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। स्वूश स्वूश! नीचे से लहरें उठी, लाल रंग की रोशनी आसमान में छा गई। इमॉर्टल्स के सामने खून का एक विशाल समंदर आ गया। लॉन्जेविटी हेवन में इतना बड़ा ब्लड सी है? बिंग साई चुवान और बाकी सब हिल गए थे। हेवनली कोर्ट, वो उज्जवल और शांत माहौल अब नहीं था। कीन डिंग लिंग, रेड हार्ट ट्रैवलर, 9 स्पिरिचुअल फेरी, प्रिंस फंग जियान और दूसरे मेंबर्स हर जगह घूम रहे थे। शबी 95, रुअन दान और यहां तक कि किंग चू को भी इस सिचुएशन को आराम से संभालने के लिए लगा दिया गया था। आसमान और जमीन दोनों में डरावनी दरारें पड़ रही थी। बड़े बड़े महलों को हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने पहले ही तोड़ दिया था। उन्हें 10 या उससे ज्यादा रैंक 6, 7 और 8 के इमॉर्टल गू हाउसेस में बदल दिया गया था। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह से हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने पर फोकस कर रही थी। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फैंग युआन की आत्मा पूल के पानी में लेती हुई थी, बहुत हाई रिलैक्स महसूस कर रही थी। पानी गर्म था और उससे भाप निकल रही थी, जिसने सफेद धुएं का एक एरिया बना दिया था। कभी कभी पानी में लहरें उठती जो फैंग युआन की आत्मा पर छिटकती। फैंग युआन की आत्मा में पहले सैकड़ों हाथ और दूसरा पूल के पानी से साफ होने के बाद सैकड़ों हाथ गायब हो गए थे और उसका एक ही सिर वापस आ गया था। यह कोई आम पूल नहीं था, यह 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल था। फैंग युआन ने जब एडवांस रिफाइनमेंट इमॉर्टल गू को रैंक 9 तक बढ़ाया, उसने 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले उसने इसमें अपनी आत्मा को रिफाइन करना शुरू किया था। क्योंकि रैंक 9 का एडवांस रिफाइनमेंट इमॉर्टल गू जोड़ा गया था, 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल एक असली रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस बन गया था। इस इमॉर्टल गू हाउस के अभी भी वही 4 कोर द एडवांस रिफाइनमेंट, वाटर रिफाइनमेंट, रिग्रेट और ब्लड एसिड। एडवांस रिफाइनमेंट रैंक 9 का था, बाकी 3 रैंक 8 के थे। उनमें से ब्लड एसिड इमॉर्टल गू अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, यूज रैंक 9 तक नहीं बढ़ाया जा सकता था।
हेवनली कोर्ट का ब्लड पाथ के डेवलपमेंट पर लगाया गया कंट्रोल यहां अपना असर दिखा रहा था। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले बनाया गया था। एडवांस रिफाइनमेंट इमॉर्टल गू के रैंक 9 बनने के बाद फैंग युआन एब्यूज मॉडिफाई कर सकता था क्योंकि वो एक रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। अभी 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल को गू रिफाइन करने के मामले में शक के बिना एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। फैंग युआन की आत्मा ने 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का इस्तेमाल खुद को साफ करने के लिए किया। इसका असर कमाल का था। सोल पाथ की कल्टीवेशन की कमी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। फैंग युआन की सोल पाथ कल्टीवेशन ZYA डिटार स्पेक्ट्रल सोल के सोल पाथ ट्रू इनहेरिटेंस पर निर्भर करती थी। इस ट्रू इनहेरिटेंस में एक बहुत बड़ी कमी थी जो अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। इंसान ZYA डिटार 100 मिलियन मैन सोल तक पहुंच सकते थे, ये उनकी जाति की लिमिट थी। लेकिन रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने जब फेट गू को नुकसान पहुंचाया और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की इनोवेशन के साथ उसने इंसानी आत्मा की लिमिट को तोड़ दिया और एक अजीब सा बदलाव लाया। उसने 100 मिलियन मैन सोल को डेसोलेट सोल तक पहुंचा दिया। उसके बाद यह बढ़कर 10 डेसोलेट सोल, 100 डेसोलेट सोल, 100 मिलियन डेसोलेट सोल तक जा सकती थी। 100 मिलियन डेसोलेट सोल स्पेक्ट्रल सोल के ट्रू इनहेरिटेंस का एंड पॉइंट था। यह 3-हेडेड 1000 आर्म्स डेमन सोल बना सकता था जिसके पास क्वाजी रैंक 9 बैटल स्ट्रेंथ होती थी। आत्मा सीधे आफतों और मुसीबतों का सामना कर सकती थी, आसमान को चुनौती दे सकती थी और जमीन को रौंद सकती थी, देवताओं और भूतों को मार सकती थी और दुनिया को अपनी बेजोड़ ताकत से हिला सकती थी। यह सोल कल्टिवेशन का पीक था। यह वो ऊपरी लिमिट थी जिसे यह दुनिया इजाजत दे सकती थी। लेकिन फैंग युआन ने धीरे धीरे पाया कि इस कल्टिवेशन मेथड में एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने ताकत का हद से ज्यादा पीछा किया, इसलिए कई खतरे पीछे छूट गए थे। एक इंसानी आत्मा ही होती है। डेसोलेट सोल बनने के बाद शुद्ध इंसानियत में जानवर की प्रकृति आ जाती थी, या ज्यादा साफ साफ कहें तो आसमानी प्रकृति। 100 मिलियन डेसोलेट सोल सच में डरावना था, लेकिन इंसानियत का हिस्सा भी बहुत कम हो गया था। जानवरों के गुणों ने उसकी प्रकृति पर कब्जा कर लिया था। इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने अपना होश खो दिया था और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूएस पर कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद वो दोनों आसमानों में घूमता रहा और अपनी जानवर प्रकृति के हिसाब से काम करता रहा। ये सबसे साफ कमी थी। फैंग युआन को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की मौजूदा हालत के बारे में कुछ अंदाजे थे। कुछ समय पहले शेन शांग ने अपने ह्यूमन पाथ कल्टीवेशन के रिजल्ट्स दिए थे। फैंग युआन ने दोनों की तुलना की और सोल पाथ कल्टीवेशन की कमी की पुष्टि की। पहले ह्यूमन पाथ डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए एक इंसान की लिमिट 100 मिलियन मैन सोल थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को इसे जबरदस्ती तोड़ना पड़ा, लेकिन सच कहूं तो वो गलत दिशा में चला गया था। ऑफ कोर्स इसके कई कारण हैं। टैब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल किलिंग पाथ बनाना चाहता था। उसने ब्लैक हेवन हेवनली स्पिरिट को निगल लिया लेकिन सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसने सोल पथ बना दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मैं इसके बारे में जितना सोचता हूं ये उतना ही डरावना लगता है। तेज हवाएं और तूफान हेवनली कोर्ट में भरे हुए थे। चांदी जैसा सफेद आसमान इस वक्त काला हो गया था। तेज हवाओं के बीच 10 से ज्यादा इमॉर्टल गू हाउसेस इधर उधर घूम रहे थे। हेवनली कोर्ट के सभी मेंबर्स सिचुएशन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट कोने में काले धुएं के बड़े बड़े इलाके हैं। ये जमीन को गलाकर सादी हुई मिट्टी बना सकता है। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को बचाना जरूरी है। ब्रांडेड नेम पैलेस को बहुत नुकसान हुआ है, प्लीज रीइंफोर्समेंट्स भेजो। कोई मेरी मदद कर सकता है, मैं इस बड़ी सी दरार को टाइम पर ठीक नहीं कर पा रहा हूं। गू इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। यह सिचुएशन कई दिनों से चल रही थी और वक्त के साथ और भी खतरनाक होती जा रही थी। हेवनली कोर्ट खतरों से भरा हुआ था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी नींव बहुत विशाल थी। यह दुनिया का नंबर 1 हेवन वे नोड था। दोनों आसमानों के मिलने के दौरान हेवनली कोर्ट को सबसे बड़ा झटका लगा। शुरू में हेवनली कोर्ट की डिफेंस बहुत टाइट थी, लेकिन 2 हमलों के बाद प्राइमोर्डियल ओरिजिन, इमॉर्टल वेनरेबल और दूसरों द्वारा छोड़े गए डिफेंसिव तरीके या तो बर्बाद हो गए थे या बहुत कमजोर हो गए थे। वो इस सिचुएशन में बेकार थे। क्रैक, बिजली चमकी और आधे हेवनली कोर्ट में दौड़ गई। आखिर में 5 डेटी हॉल ने यूज रोक लिया, लेकिन ऐसा करने में उस बहुत नुकसान हुआ। वो जमीन पर गिर गया, जिसने एक बड़ा गड्ढा बना दिया जिससे घना धुएं निकल रहा था। यह सिचुएशन हेवनली कोर्ट की विशाल नींव के कारण हुई थी। यहां तक कि रैंक 8 का 5 डेटी हॉल भी ऐसी ताकत को मुश्किल से रोक सकता था। बारिश और हवा लगातार चलती रही। ऐसे तूफानी माहौल में सेंट्रल ग्रेट हॉल में
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी सितारों जैसी आंखें साफ और चमकदार थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सेंट्रल ग्रेट हॉल से देखा और एक ही नज़र में पूरे हेवनली कोर्ट की सिचुएशन को देख लिया। छोटी जिंग, आज से ये तुम्हारा घर होगा। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल बच्ची जिंगसू को वापस लाए और उससे कहा, ये कहाँ है? हेवनली कोर्ट। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने गहरी भावनाओं के साथ कहा। हेवनली कोर्ट। जिंगसू ने इस अनजान शब्द को बुदबुदाया। तुम इसे अपना घर समझ सकती हो। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने छोटी जिंगसू के सिर पर थपथपाया। घर? जिंगसू की आंख चमक उठी। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने दूर तक 5 रीजन्स में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भविष्य में देख सकते हैं। ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा घर है, ये पूरी इंसानियत का भी घर होगा। गहरी यादें स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में उभरी और फिर तेजी से गायब हो गई। हेवनली कोर्ट ऐसी दयनीय हालत में कब से है? मास्टर, ये हमारा घर है, मैं इसे आखिर तक बचाऊंगी। उसके बाद मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। अगले हाईपैल सेंट्रल ग्रेट हॉल से बैंगनी रोशनी फूटी और हेवनली कोर्ट के कोने कोने में फैल गई। ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना काम शुरू कर दिया। हम कितने नाकाबिल हैं। हम लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर एक बोझ हैं। नहीं, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बेवकूफ़ी से काम कैसे कर सकती हैं? ये साफ है कि उन्होंने हेवनली कोर्ट के सभी विजडम पाथ डाउ मार्क्स को पहले हाई रिफाइन कर लिया है। जैसे हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक्शन लिया, सिचुएशन तुरंत बदल गई। बैंगनी रोशनी की किरणों के नीचे तूफानी हवा और बारिश गायब हो गई, तेज बिजलियां बिखर गई, आसमान और जमीन की दरार तेजी से भर गई। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अंदर से हिल गए थे। ये एक डाउ लॉर्ड की ताकत थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट में सभी विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर लिया था। इस डोमेन में उनकी ताकत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। अभी अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और फैंग युआन मिलकर भी हेवनली कोर्ट पर हमला करते तो वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चलो चलो लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन से मिलते हैं। कुछ इमॉर्टल गू हाउसेज नीचे उतरे जबकि कुछ हवा में ही रहे। गू इमॉर्टल्स की भीड़ सेंट्रल ग्रेट हॉल की तरफ बढ़ गई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना इन्वेस्टिगेटिव मेथड एक्टिवेट किया। इस जांच का असर पहले से बिल्कुल अलग था। हेवनली कोर्ट के अनागिनत विजडम पाथ डाउ मार्क्स के एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव की पावर कई गुना बढ़ गई। सिचुएशन अभी भी मेरे कंट्रोल में है। दोनों वेनरेबल्स अभी भी नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन कर रहे हैं। फैंग युआन के पास इमॉर्टल एसेंस कम है और उसकी प्रोग्रेस सबसे धीमी है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हैं, वो मुझसे भी आगे है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जल्दी से अपना इन्वेस्टिगेटिव मेथड रोक दिया। यूज एब इमॉर्टल एसेंस बचाने की जरूरत थी। फ्लैट हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के लिए अलग अलग सिचुएशंस की रिपोर्ट देने का टाइम था। दोनों आसमानों के मिलने के कारण हेवनली कोर्ट पर बहुत असर पड़ा था और उस भारी नुकसान हुआ था। टैब प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन सितारों के टकराने की प्रॉब्लम का सामना कर रहा था, इसलिए ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने मुझ पर हमला नहीं किया। न्यान सितारों को सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सफलतापूर्वक वापस ले आया। जून शेन ग्वांग ने एक ऐसी इंटरेस्टिंग घटना बताई जिससे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में एक ख्याल आया। इंसान, इंपीरियल कोर्ट, कविटा, डायनेस्टी, फैंग युआन, मरमेड इमॉर्टल्स, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन से जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में चमकी। हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स की मदद से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सिर्फ कुछ सैकड़ विचार और थोड़ा सा इमॉर्टल एसेंस खर्च करके रिजल्ट निकाल लिया। हम इस प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को उसके अलायंस से गद्दारी करने पर मजबूर कर सकते हैं। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू का अपने ग्रोटो हेवन से गहरा लगाव था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल समझ गई क्यों जून शेन ग्वांग को रोकना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती, लेकिन ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब था कि उसके दिल में प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन उसके हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने एक बार फैंग युआन और वेरिएंट ह्यूमन अलायंस का विरोध किया था। यही वजह थी कि वो राइचस ची अलायंस में शामिल हुआ था। लेकिन बाद में फैंग युआन ने खुद को ग्रेट लव घोषित कर दिया। ईस्टर्न सी की सुपर फोर्सेस बहुत डरपोक थी और तुरंत उसके साथ हो गई। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को भी मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। फैंग युआन ने इन सभी ग्रोटो हेवन्स को अपने में क्यों नहीं मिला लिया?
कारण साधारण था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर आराम से नहीं था, वो अब और एक्सपेंड नहीं हो सकता था। नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स एक दुधारी तलवार थे। क्रेज डेमन केव की लड़ाई से बहुत पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के इस बड़े खतरे का अंदाजा लगा लिया था। फैंग युआन ने कई रिसोर्स पॉइंट्स लिए और शुरू में अर्थपात रिसोर्स पॉइंट्स पर फोकस किया। वो शायद सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को आराम से करने के लिए एक अर्थपात दाव में बना रहा था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के दौरान फैंग युआन ने अपने कई गु इमॉर्टल सबॉर्डिनेट्स खो दिए। उसके बाद उसने रिस्क लिया और 6 मर्मेड इमॉर्टल्स को ले लिया। इससे पता चलता है कि उसके पास मैनपावर की कमी थी। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर एक डेस्परेट स्टेट में था, इसलिए फैंग युआन इन ग्रोटो हेवंस को अपने में नहीं मिला सकता था। वो सिर्फ विजडम पाथ डिडक्शन से बचने में माहिर है। वेस्टर्न डेजर्ट की फैंग क्लैन की सिचुएशन भी उसकी बहुत एनर्जी ले रही है। रिफाइनमेंट पाथ डेवलपमेंट की कमी उसकी सबसे बड़ी चिंता है। वो प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता। बेशक फैंग युआन मजबूत था, लेकिन वो रिफाइनमेंट पाथ से वेनरेबल बना था, विजडम पाथ से नहीं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की नज़र में उसकी विजडम पथ की उपलब्धि कुछ खास नहीं थी। क्रेज डेमन केव की लड़ाई में फैंग युआन के सफल होने का कारण यह था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने रिवाइव होने पर फोकस किया था। उसने क्रेज डेमन केव के एटर्नल लाइफ रिसर्च रिजल्ट्स हासिल करने की पूरी कोशिश की थी। यूज जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से भी बचना था। इसने फैंग युआन को सफल होने का मौका दिया। विजडम पाथ अचानक आई सिचुएशंस को सॉल्व करने में माहिर नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास तब तैयारी के लिए बहुत कम टाइम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता उसका विजडम पथ का एडवांटेज बढ़ता गया। दूसरी बातों को छोड़ भी दें, सिर्फ ये फैक्ट कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोड के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर लिया, इसका मतलब था कि इस 3 वेनरेबल्स की प्रतियोगिता में उसकी पोजीशन अब अटल थी। भले हाई फैंग युआन विजडम पाथ में माहिर ना हो, उसके विजडम पथ के तरीके आम रैंक 8 गु इमॉर्टल से बहुत आगे ही। लेकिन प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन की प्रॉब्लम अभी अभी सामने आई है। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू इस मामले की रिपोर्ट नहीं करेगा। ये हमारा मौका है। अगर हमने इस मौके का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और बहुत देर कर दी तो फैंग युआन को इसका पता चल जाएगा। ये सोचते हुए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तुरंत जुन शेन ग्वांग और कीन डिंगलिंग को चुपके से प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन भेजेकर ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू को मारने की कोशिश करने का आदेश दिया। अगर हम प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को अपनी तरफ कर सकते हैं, तो क्या हम वेस्टर्न डेजर्ट के फैंग क्लैन के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं? वान जी होंग की विल वहां मौजूद थी, उसने ये सुझाव दिया। ड्यूक टोंग हंसा और नफरत भरा एक्सप्रेशन दिखाया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना सिर हिलाया और वान जी होंग की विल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है वैन क्लैन ने तब फैंग युआन के साथ शामिल होना क्यों नहीं चुना? वो फैंग क्लैन और फैंग युआन के रिश्ते के बारे में जानते थे। वेस्टर्न डेजर्ट की सुपर फोर्सेज ने हमारे हेवनली कोर्ट के आने से पहले एंटी फैंग अलायंस बनाने के लिए हामी क्यों भरी? वान जी होंग की विल थोड़ी कांपी, उस शायद कुछ समझ आ गया था। दोनों आसमानों के मिलने और 3 वेनरेबल्स की प्रतियोगिता के साथ 5 रीजन्स की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी। इसमें शामिल फैक्टर्स सिर्फ ताकत या फायदे नहीं थे, इसमें लोगों की इच्छा भी थी। लोगों का दिल एक बहुत पेचीदा चीज होती है। कभी कभी इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी इसे समझना बेहद आसान होता है। टैब हेवनली कोर्ट बनाया गया था और उस सबसे जबरदस्त समर्थन मिला था। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की इच्छा थी। राइचस पाथ और डेमोनिक पाथ, अगर कोई उन्हें सिर्फ बड़े खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए निश्चित मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत करता है, तो ये बहुत ही साथी होगा। हेवनली कोर्ट दूसरी दुनिया के डीमंस को भारती कर सकता था। वो वान जी होंग जैसे डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल्स को भारती कर सकते थे। इसका कारण यह था कि उन्हें न्याय का पक्षधर कहा जा सकता था। वो डीमंस को सुधारने का दूसरा मौका दे रहे थे। ये उनकी महान दया थी। लेकिन अगर हेवनली कोर्ट ने फैंग क्लैन को भारती किया तो वो सबका समर्थन खो देंगे। हेवनली कोर्ट ने वैन क्लैन का समर्थन क्यों किया? कारण क्या था? हमेशा से हेवनली कोर्ट का मोटो क्या था? उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? अगर उन्होंने फैंग क्लैन को भारती किया जो पूरी तरह से डिमोनिक पथ में गिर चुका था, तो हेवनली कोर्ट में और अन्य लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं? ऐसी सिचुएशंस में अगर हेवनली कोर्ट अपने स्टैंड से डगमगाया और छोटे मोटे फायदे के लिए गया, तो उनकी रेपुटेशन को सबसे बड़ा धक्का लगेगा। असल में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान प्राची सेक्ट्स भी संदेह करने लगेंगे। खासकर इस नाजुक मोड़ पर फैंग क्लैन को फैंग युआन का समर्थन प्राप्त था। फैंग युआन ने चुपके से प्लॉट किया और फैंग क्लैन को वान क्लैन पर हमला करवाया।
ये इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि उसकी रेपुटेशन और लोकप्रियता को सिर्फ ग्रेट लव घोषित करने से आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईस्टर्न सी की सुपर फोर्सेस सिर्फ डर से उसके साथ शामिल हुई थी। वू योंग ने फायदे के लिए फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शंस किए। कुछ ही समय बाद वू योंग ने हेवनली कोर्ट के साथ भी ट्रांजैक्शंस किए। अगर हेवनली कोर्ट ने ऐसा किया तो फैंग युआन शायद खुश हो जाएगा। और ये सुझाव सिर्फ वान जीहोंग जैसा कोई दे सकता था। वो आखिरकार एक पुरानी डेमोनिक पाथ मेंबर थी। हेवनली कोर्ट के दूसरे मेंबर्स ने इसका जिक्र नहीं किया था। क्या इसलिए कि वो नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स नॉट। वेस्टर्न डेजर्ट के झगड़े में राइचस पथ का पलड़ा भारी है। बस एक ही चिंता है कि कहीं फैंग क्लैन सब कुछ दांव पर लगाकर अपने सारे रिसोर्स पॉइंट्स फैंग युआन को ना बेच दे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में एक ख्याल आया। वो विजडम पाथ में नंबर 1 थी। उसने ऐसी सिचुएशन का पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए जब उसने मेंबर्स को भेजा तो उसने जो जोंगशिन को चुना। जो जोंगशिन एक इंफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल था। वो सुराग ढूंढने में माहिर था। जैसे हाईफैंग क्लैन सब कुछ छोड़कर चला जाता, जो जोंगशिन जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को यूएस पर डिडक्शंस करने देता। उनका कर्तव्य बुरी ताकतों को खत्म करना था। फैंग क्लैन को मिटाना हाय होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जब हेवनली कोर्ट के सारे विजडम पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर लिए तो यूज अब आराम करना था और इमॉर्टल एसेंस इकट्ठा करना था, तभी वो अपना अगला कदम उठा सकती थी। आने वाले कुछ समय के लिए स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का खतरा जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल से भी बड़ा है। ए फ्लैट समय आ गया है कि फेरी जी वे को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा जाए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हर चीज को बड़ी ही सूझबूझ और व्यवस्थित ढंग से अरेंज किया। ईस्टर्न सी। फैंग युआन ने हल्की सी सांस छोड़ी। इस बार मेन यूज फिर से धोखा देने में कामयाब रहा। अभी थोड़ी देर पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव का इस्तेमाल करके फैंग युआन की जांच की थी। ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट फिर से एक्टिवेट हुआ और उसने सच को छुपाने में उसकी मदद की। हेवन पाथ। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हेवन पाथ को नहीं समझते तो चलता है, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी बार बार धोखा खा गई। वो एक बार डाउ के साथ एक हो चुकी थी। वो हेवंस विल को प्रभावित और बदल सकती थी। यहां तक कि वो भी मेरे धोखे में आ गई। क्या ये हेवन पाथ की गहराई के कारण है या उसके रिवाइवल में कुछ कमियां थी? हेवन पाथ के मामले में उसने अपने पिछले जीवन की एबिलिटीज वापस हासिल नहीं की। थोड़ी देर पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के इन्वेस्टिगेटिव मेथड में अब तक की सबसे ज्यादा पावर थी। बहुत मुमकिन है कि उसने हेवनली कोर्ट के सारे विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर लिया है। फैंग युआन सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, उसने अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव मेथड इस्तेमाल नहीं किया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में देखते हुए 3 अर्थ पाथ डाउ वेन्स पहले ही बन चुकी थी। एक विंड पाथ डाउ वे और एक फायर पाथ डाउ वे भी लगभग पूरी हो चुकी थी। वो पहला डाउ वेन रिंग पूरा करने से बस कुछ ही दूर था। उसने ट्रेजर येलो हेवन में अनागिनत इमॉर्टल गू ट्रांजैक्शंस किए ताकि रिसोर्स पॉइंट्स एक्सचेंज कर सके। इसमें फैंग क्लैन का भी योगदान था जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रोग्रेस हुई। वेस्टर्न डेजर्ट के फायर पाथ, अर्थ पाथ और विंड पाथ डाउ मार्क्स बेहतरीन इन तीनों पाथ्स के वहां सबसे ज्यादा रिसोर्स पॉइंट्स थे। फैंग क्लैन को मजबूर होना पड़ा, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए अपनी नींव काटनी पड़ी। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को बहुत फायदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद पूरा इमॉर्टल एपर्चर अभी भी एक नाजुक सिचुएशन में था। फिलहाल फैंग युआन ने अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट्स की खरीद कम कर दी थी। उसने दूसरे पाथ्स के रिसोर्स पॉइंट्स खरीदना शुरू कर दिया था। उसके डिडक्शंस के मुताबिक उस पहले अलग अलग पाथ्स की डाउ वेन स्थापित करनी थी और पहला रिंग बनाना था। उसके बाद सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की स्टेबिलिटी पर तुरंत असर पड़ेगा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर अनस्टेबल है और अजीब सिचुएशंस लगातार हो रही हैं। इमॉर्टल एपर्चर के अंदर के गू इमॉर्टल्स पहले ही अपनी लिमिट पर काम कर रहे हैं। यहां तक कि इमॉर्टल एपर्चर में आए 6 मर्मेड इमॉर्टल्स भी अब काफी नहीं हैं। इस दौरान कई गू इमॉर्टल्स का काम कर करके बुरा हाल हो गया था। शुक्र है फैंग युआन ने एक हीलिंग हॉल बनाया था, वरना अगर इन गू इमॉर्टल्स को लंबा आराम करना पड़ता तो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर तुरंत टूट जाता। आखिर में फैंग युआन को खुद एक्शन लेकर इस उथल पुथल को दबाना पड़ता। मुझे और मैन पावर लाना होगा। वेनरेबल्स बिना शक के अजियद, लेकिन 3 वेनरेबल्स की प्रतियोगिता के साथ सिचुएशन काफी पेचीदा हो गई थी। मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक तीनों वेनरेबल्स की मुख्य प्राथमिकता नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करना था, लेकिन दुनिया में खुद ही बहुत सारे नेचुरल डाउ मार्क्स
तीनों वेनरेबल्स को अन सब को रिफाइन करने में बहुत लंबा समय लगेगा। फिलहाल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन वो अभी भी नॉर्दर्न प्लेन्स के डाउ मार्क्स को रिफाइन कर रहा था। तीनों वेनरेबल्स अभी इस स्टेज पर नहीं थे जहां एक निर्णायक लड़ाई हो, क्योंकि लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट रिफाइन हो चुके थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास अपने अपने मजबूत बेस थे। भले ही दूसरे वेनरेबल्स मिलकर काम करें, वो अपने बेस कैंप पर टारगेट को हरा नहीं सकते थे, और बिना पर्याप्त एडवांटेज के अभी लड़ाई करना अकलमंदी नहीं थी। वेनरेबल्स ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए आने वाले कुछ समय के लिए वेनरेबल्स को उनकी मदद करने और उनके लिए काम करने के लिए दूसरे गू इमॉर्टल्स की जरूरत पड़ेगी। इस सिचुएशन में आम गू इमॉर्टल्स वेनरेबल्स के लिए बहुत उपयोगी थे। यह वैल्यू उनके डेडलॉक के दौरान अपनी कीमत दिखा रही थी। भले हाईफैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था जो आसानी से ZYA डेटार रैंक 8 और उससे नीचे के इमॉर्टल गू को रिफाइन कर सकता था और अनागिनत इमॉर्टल गू हाउसेस भी बना सकता था, ये गू इमॉर्टल्स के इस्तेमाल की जगह नहीं ले सकता था। फैंग क्लैन पर हुई पहली चर्चा ने यह साफ कर दिया था। नतीजे का फैसला इमॉर्टल गू हाउसेस ने नहीं बल्कि फैंग गोंग और वान गूचू ने किया था। गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के लिए एक बार इमॉर्टल गू हाउस के मैकेनिक्स समझ में आ जाए तो उन्हें टारगेट करना और उनसे निपटना आसान हो जाता था। चाहे वो फैंग क्लैन का रूफ टाइल ब्रेकर हो या ज़ुओक्यू क्लैन का स्टेट ऑफ डिसयूनिटी, वो इमॉर्टल गू हाउसेस के काउंटर्स थे। इसलिए लोग सबसे इंपॉर्टेंट थे। गू आसमान और जमीन का सार हैं, इंसान सभी जीवित प्राणियों की आत्मा है। ज्यादा इमॉर्टल गू होना एक अच्छी बात थी, लेकिन इंसानी फैक्टर गू के बराबर था। फैंग युआन को बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल सबऑर्डिनेट्स की जरूरत थी। एक तरफ वेनरेबल्स के डेडलॉक में यूज पर्याप्त साथी चाहिए थे, इससे ज्यादा सुविधा होती, खासकर जब वो नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन कर रहा था और छोड़ नहीं सकता था। दूसरी तरफ फैंग युआन के सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को अक्सर अजीब घटनाओं को दबाने के लिए बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स की जरूरत पड़ती थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को भी गू इमॉर्टल्स की जरूरत थी। एक तरफ जब वेनरेबल्स डेडलॉक में होते तो वो उनके लिए मामले सुलझा सकते थे, जैसे कि जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोर्ट के डाउ मार्क्स रिफाइन कर रही थी, जून शेन ग्वांगडू आसमानों में सितारे इकट्ठा करने गया था। दूसरी तरफ लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट भी अपने दूसरे वेनरेबल को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। फेट के नाश होने के बाद नए वेनरेबल्स बनाना संभव था। जहां तक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की बात है, उनके कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स के कारण वो खुद दूसरे पाथ के वेनरेबल नहीं बन सकते थे। लेकिन वो गू इमॉर्टल्स को कैसे भारती कर सकते थे? सबसे सुविधाजनक सोर्स 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स थे, लेकिन इसमें बड़े छुपे हुए खतरे थे। एक तरफ ये गू इमॉर्टल्स दूसरे वेनरेबल के जासूस हो सकते थे। ये फैक्ट कि फैंग युआन 6 मर्मेड इमॉर्टल्स को लाया था, ये खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर यूज 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को लाना पड़ता तो फैंग युआन वेरिएंट ह्यूमंस को लाने की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। आखिरकार वेरिएंट ह्यूमंस हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन के विपक्ष में थे, और गू इमॉर्टल्स को लाने के अलावा फैंग युआन का दूसरा मुख्य तरीका इमॉर्टल असेंशन था। वो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर गू इमॉर्टल्स को तैयार कर सकता था, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। फायदा यह था कि गू इमॉर्टल की वफादारी पक्की थी। नुकसान ये था कि गू इमॉर्टल्स को तैयार करने में बहुत लंबा समय लगता था, और जैसा कि कहते हैं, दूर का पानी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन फैंग युआन के पास दूसरे वेनरेबल्स पर एक एडवांटेज था, उसका सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर टाइम पाथ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता था, इसलिए टाइम फ्लो बदलना बहुत आसान था। अभी सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का टाइम फ्लो निश्चित रूप से वेनरेबल्स में सबसे तेज था। गू इमॉर्टल्स को तैयार करने के मामले में फैंग युआन के पास पहले से ही कई अच्छे विकल्प थे। उसने खासतौर पर क्रेस डेमन केव में मारे कुछ गू इमॉर्टल्स को मॉर्टल्स के रूप में रिवाइव किया था। लेकिन अब जब दोनों आसमान मिल रहे थे, हेवंस विल अजीब थी और गू इमॉर्टल्स को पहली बार असेंड करते समय नेचुरल इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रही थी। ये नहीं चलेगा। फैंग युआन अपनी सीमाओं को जानता था। उसके विजडम पाथ डिडक्शंस स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से मैच नहीं कर सकते थे, वो मुश्किल से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बराबर थे। इसलिए फैंग युआन को नेचुरल इंस्पिरेशन का पूरा इस्तेमाल करना था। अगर वो ये मौके चूक जाता तो उसके किलर मूव डिडक्शन और मॉडिफिकेशन दूसरे डू वेनरेबल से बहुत धीमे हो जाते। अगर वो गू इमॉर्टल्स को ला नहीं सकता या खुद तैयार नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता था? फैंग युआन ने जल्दी से ह्यूमन पथ के बारे में सोचा।
फैंग युआन का क्लोन अभी भी डिवाइन एम्परर सिटी में फंसा हुआ था, लेकिन शेन शांग के जरिए उसने अपने ह्यूमन पाथ कल्टीवेशन के रिजल्ट्स फैंग युआन के में बॉडी को ट्रांसफर कर दिए। फैंग युआन के शेन शांग के साथ ट्रांजैक्शन के साथ उसने बाद वाले के ह्यूमन पाथ कल्टीवेशन के रिजल्ट्स का एक हिस्सा भी हासिल किया। फैंग युआन को बेगर गू और मर्चेंट गू के अधूरे इमॉर्टल गू रेसिपीज माइल। अगर उसके पास पूरे इमॉर्टल गू रेसिपीज होते तो फैंग युआन मर्चेंट इमॉर्टल गू और बेगर इमॉर्टल गू रिफाइन कर पाता। उन्हें एक्टिवेट करने के बाद यूज मैनपावर मिल जाता, गद्दारी का भी कोई खतरा नहीं होता। लेकिन फैंग युआन के पास ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल की कमी थी, जबकि ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज को डिड्यूस करना मुश्किल था। क्या जंगल में नेचुरल ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू थे? फैंग युआन के अनुमान के मुताबिक जवाब नहीं था। ऐसे इमॉर्टल गू रेसिपीज को इंसानों द्वारा हाई बनाना पड़ता था। गहरी सोच के बाद फैंग युआन ने ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज को डिड्यूस करने की कोशिश नहीं की, वो उसका बहुत सारा टाइम और मेहनत बर्बाद कर देते। इसलिए फैंग युआन ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ह्यूमन पाथ डेवलपमेंट के प्रति भी उम्मीद रखी थी। दूसरी बातों को छोड़ भी दें, सिर्फ उसकी सोल पाथ कल्टीवेशन को हाई ह्यूमन पाथ के सपोर्ट की जरूरत थी। रिफाइनमेंट पाथ को देखें तो वो आज इतनी समृद्ध स्थिति तक इसलिए पहुंच पाया क्योंकि रिफाइनमेंट पाथ का अपना विकास हुआ और इसने बाकी सभी पाथ्स के विकास में भी सहयोग किया। ह्यूमन सी में लहरें उठी और बड़ी बड़ी वेव्स दिखाई दी। ज्वार भाते के उतार चढ़ाव के बाद डूबे हुए गू इमॉर्टल्स समुद्र तट पर रह गए। कहाँ, ये कौन सी जगह है? मैं तो साफ साफ जंग के मैदान में मर चुका था। फैंग डोंगशी और फैंग अनले हैरान द जब वो खड़े हुए। इस सिचुएशन ने उन्हें उलझन में और हैरान कर दिया था। लेकिन जल्द ही फैंग युआन की विल नीचे आई और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताया। लॉर्ड फैंग युआन के पास सच में हमें रिवाइव करने का ऐसा हैरान कर देने वाला तरीका है। फैंग क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स रिवाइवल पर खुशी और उत्साह से भर गए। ठीक उसी समय ह्यूमन सी में एक विशाल लहर उठी। इस लहर का साइज फैंग क्लैन के मेंबर्स को लाने वाली लहर से कहीं बड़ा था। जैसे हाई विशाल लहर समुद्र तट से टकराई, वो तेजी से पीछे हट गई। एक युवा दिखने वाला गू इमॉर्टल लहरों पर सवार होकर किनारे पर उतरा। उससे रैंक 8 की ऑरा निकल रही थी, जिसने दोनों फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स को हैरान कर दिया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये नया रिवाइव हुआ गू इमॉर्टल फैंग युआन के मुख्य क्लोन्स में से एक था, जहन बूडू। जब गू इमॉर्टल्स को लाना, गू इमॉर्टल्स को तैयार करना और ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू सब इस समय असंभव थे, फैंग युआन ने गू इमॉर्टल्स को रिवाइव करना चुना। शुरू में गू इमॉर्टल्स सिर्फ मॉर्टल्स के रूप में रिवाइव होते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना कल्टीवेशन लेवल बनाए रखा। फैंग क्लैन के डू इमॉर्टल्स रैंक 7 के द जबकि जहन बूडू रैंक 8 का था। ये हासिल करने के लिए ह्यूमन सी ने अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। इस रेट पर वो बस 3 और रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को रिवाइव कर सकता था। जहां फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं। इसके बाद फैंग युआन को ह्यूमन सी को भरने के लिए और ह्यूमन की इकट्ठा करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कोई जल्दी नहीं थी। जिस चीज को सबसे ज्यादा भरने की जरूरत थी वो थी रिफाइनमेंट सी। इस पॉइंट पर फैंग युआन का रिफाइनमेंट सी लगभग सूख चुका था। जब फैंग क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स चले गए, फैंग युआन ने सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू जहन बूडू को दे दिए। इस तरह जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करता, जहन बूडू फिर से सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ हासिल कर लेता। जहन बूडू अजीब घटनाओं से निपटने चला गया, जबकि फैंग युआन का मेन बॉडी ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट को भरने के लिए हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च कर रहा था। उसके बाद उसने चुपके से ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील कर दिया। अभी फैंग युआन के ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और रूल पाथ अटेनमेंट लेवल्स बढ़ गए थे, लेकिन सबसे बड़ी ग्रोथ अभी भी हेवन पथ में थी। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि उसका हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल एक अजीब बदलाव के पॉइंट पर पहुंच रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट हेवन। एक विशाल ट्रांसपेरेंट स्तंभ नीचे गिरा और उसके नीचे के ZY एडिटार सोल बीस्ट को मार दिया। एक डेसोलेट लेवल के सोल बीस्ट के शरीर से डूगू इमॉर्टल्स बाहर उड़े। एक महिला इमॉर्टल थी जिसका शरीर सुंदर था और बाल कमर तक लंबे थे। वो एक सुंदर बैंगनी लिबास में थी। उसकी इर्द गहरी झीलों जैसी थी, जिसके चेहरे पर दुख का एहसास था। दूसरा एक पुरुष इमॉर्टल था, उसका चेहरा आम था, उसकी इर्द काली थी और उससे सोल पथ की ओरा निकल रही थी। वो फेरी जी वे और यिंग वू जी थे। ये कौन सा हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल है? जब ये गिरा, सोल बीस्ट ना हिल सके और ना ही इससे बच सके। यिंग वू जी ने उत्सुकता से पूछा। फेरी जी वे ने उसकी जांच की और समझाया, ये एक हेवनली पिलर है।
हर हेवनली पिलर एक रैंक 9 हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल है। टैब सेंट्रल कॉन्टिनेंट का TNT माउंटेन हेवनली कोर्ट से इसलिए जुड़ सकता था क्योंकि उसके पास एक हेवनली पिलर था। हमने सोल बीस्ट का छिपाव खो दिया लेकिन एक रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल हासिल किया। ये अच्छी किस्मत है या बुरी? यिंग वू जी ने आहें भरी। ए फ्लैट आहें भरने का क्या फायदा, जरूरी काम मास्टर स्पेक्ट्रल सोल, तुम्हारे में बॉडी को ढूंढना है। वेस्टर्न डेजर्ट, फैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स। खोलो, मो शाता चिल्लाया। किलर मूव एक्टिवेट हुआ, आगे का इमॉर्टल फॉर्मेशन जबरदस्ती खुल गया। अंदर पूरी तरह से खाली था। रिसोर्सेज का एक कतरा भी नहीं बचा था, वो जगह पूरी तरह बंजर थी। फिर से वही। कई गू इमॉर्टल्स गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थे। खाली कर दिया, उन्होंने इसे भी खाली कर दिया। कुछ लोग निराश चेहरों के साथ अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। फैंग क्लैन कितना बेरहम है। कुछ गू इमॉर्टल्स की ईंट से आग निकल रही थी, वो गुस्से से अपने दांत पीस रहे थे। अकेले फैंग क्लैन के पास इतना मैन पावर या तरीके नहीं हो सकते, उनके पीछे हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल का हाथ जरूर होगा। कुछ गू इमॉर्टल्स ने लाचार महसूस किया। यह फैंग क्लैन का आखिरी रिसोर्स पॉइंट था। पिछले रिसोर्स पॉइंट्स की तरह एंटी फैंग अलायंस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। गू इमॉर्टल्स आपस में चर्चा कर रहे थे, वहां शोर शराबा मचा हुआ था। ये उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। फैंग क्लैन ने न सिर्फ रिसोर्स पॉइंट्स खाली किए थे, उन्होंने इमॉर्टल फॉर्मेशंस भी पीछे छोड़ दिए थे। यह इमॉर्टल फॉर्मेशंस नेचुरल डाउ मार्क्स और इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। जब एंटी फैंग अलायंस ने इमॉर्टल फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की, तो उन्हें भी इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ा। उन्होंने ढेर सारा इमॉर्टल एसेंस बर्बाद किया और आखिर में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इन गहरे गड्ढों या बंजर जमीन को देखते हुए एंटी फैंग अलायंस के मेंबर्स के चेहरे गंभीर थे। सीओ येहू में तो गुस्सा करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। यूज पछतावा हो रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बेवकूफी के मामले में पड़ता ही नहीं। सीओ येहू के अपने घाव अभी तक ठीक नहीं हुए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका इमॉर्टल गू हाउस चेंबर पोर्ट बर्बाद हो गया था। ऐसा नहीं था कि उस कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें उस मिली वो उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी। वैन गुचू ने इस सीन को देखा और मन ही मन आहें भरी। वो भी काफी लाचार महसूस कर रही थी। अपने पहले जीवन में उसने ऐसी कोई सुपरफोर्स नहीं देखी थी जिसकी कोई सीमा ना हो। यह अब सच में एक नया अनुभव था। उसने एंटी फैंग अलायंस का नेतृत्व किया और हमला किया। रास्ते में उन्हें कोई फैंग क्लैन का गू इमॉर्टल नहीं मिला, भले ही उन्होंने कई इमॉर्टल फॉर्मेशंस तोड़े। अंदर कोई रिसोर्स पॉइंट नहीं था। कई इमॉर्टल फॉर्मेशंस के साथ तो छेड़छाड़ भी की गई थी। अगर वो यूज ठीक से नहीं खोल पाते तो वो फट जाता। ये बहुत ही चालाकी थी। इसके कारण कई गू इमॉर्टल्स जख्मी हो गए। यहां तक कि फैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स भी रिलोकेट कर दिया गया था, उस ढूंढा नहीं जा सका। ये एक पब्लिक ब्लेस्ड लैंड थी, लेकिन फैंग क्लैन के पास सच में इमॉर्टल एपर्चर को रिलोकेट करने का तरीका था। धरती पर एक कहावत है, साधु भाग सकता है पर मंदिर नहीं, लेकिन अब फैंग क्लैन ने मंदिर को ही अपने साथ ले लिया। भले हाई वैन गुचू इस कहावत को नहीं जानती थी, उसका मूड उतना ही खराब था। बेशक उन्होंने फैंग क्लैन को हरा दिया, लेकिन वान गुचू बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर रही थी। वो तो चिंताओं से घिरी हुई थी। फैंग क्लैन गायब हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी ZY एडिटार बैटल स्ट्रेंथ बचाए रखी। अभी वैन क्लैन और दूसरी सुपर फोर्सेस की चिंता करने की बारी थी। यह मुमकिन था कि फैंग क्लैन एक दिन उनके किसी रिसोर्स पॉइंट पर हमला कर दे, और उस बचाने का चांस बहुत कम था। फैंग क्लैन के पास कोई रिसोर्स पॉइंट नहीं बचा था। उन्हें उनकी रक्षा के लिए गू इमॉर्टल्स को तैनात करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो एक साथ हमला करते तो वो अपनी पैसिव सिचुएशन को एक एक्टिव सिचुएशन में बदल सकते थे। वैन गुचू ने हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की तरफ देखा। इस सिचुएशन में हेवनली कोर्ट और वान क्लैन एक हाई तरफ उनके फायदे आपस में जुड़े हुए थे। और असल में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बहुत पहले हाई पूरे फैंग क्लैन को खत्म करने का आदेश दे दिया था। इसलिए जो जोंगशिन ने वैन गुचू की नजर महसूस करने के बाद बिना हिचकिचाए कहा, फैंग क्लैन के काम उनकी नींव को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल के आगे घुटने टेक दिए हैं। इसका मतलब है कि फैंग क्लैन भी फैंग युआन जैसा ही है। वो सभी डीमंस हैं, वो इस दुनिया के लिए खतरा हैं। ये सब बातें हमसे मत कहो, अब हमें क्या करना है? दूसरे वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स उसकी बातें सुनना नहीं चाहते थे। जो जोंगशिन मुस्कुराया। हमारी लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा। उन्होंने मुझे खास तौर पर यहां फैंग क्लैन के निशानों के बारे में सुराग और जानकारी ढूंढने के लिए भेजा है।
जैसे ही हमें कुछ मिलता है, एंटी फैंग अलायंस पूरी ताकत से जाकर फैंग क्लैन को मिटा सकेगा। वैन जी होंग, जो उसके पास थी, जानती थी कि फैंग क्लैन ने ऐसा क्यों किया। कुछ समय पहले उसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को एक सुझाव दिया था, लेकिन फैंग क्लैन को भारती करने का प्लान रिजेक्ट कर दिया गया था। इस पॉइंट पर वैन जी होंग जानती थी कि फैंग क्लैन के पास सरेंडर करने का कोई रास्ता नहीं था। हेवनली कोर्ट को इस मामले पर एक सख्त रुख दिखाकर सबको डराने की जरूरत थी। इस सिचुएशन में वो भी वैसा हाई रिएक्ट करती। एंटी फैंग अलायंस बहुत धीमा और सुस्त था। इसने फैंग क्लैन और फैंग युआन को अपने रिसोर्सेज को रिलोकेट करने के लिए काफी समय दे दिया। एंटी फैंग अलायंस की सबसे अच्छी टैक्टिक ये थी कि वो तुरंत फैंग क्लैन पर हमला कर देते, लेकिन उन्होंने अपने इंटरनल मामलों पर चर्चा करने में बहुत समय बर्बाद कर दिया। बातचीत में समय लगता है। आखिरकार जब उन्होंने मान लिए गए फायदों को बांट लिया, तभी एंटी फैंग अलायंस ने आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन वान जी होंग उन्हें समझती थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो एंटी फैंग अलायंस गू इमॉर्टल्स को भेजे नहीं पाता या कोई उचित टैक्टिक नहीं बना पाता। रिस्क्स और फायदे आपस में जुड़े हुए थे। सिर्फ फायदों के बंटवारे की पुष्टि करके ही वो ये तय कर पाते कि कौन से क्लान्स पहले हमला करेंगे और कौन से पीछे रहेंगे। पूरे एंटी फैंग अलायंस के पास ऐसा करने का मोटिवेशन भी होता। ये अलायंस बहुत कम समय के लिए बना था। कई गू इमॉर्टल्स ऐसी सुपर फोर्सेस से आए थे जो किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वहां कोई ऐसा नहीं था जिसके पास पर्याप्त अधिकार या ताकत हो कि वो चार्ज ले सके। बिना लालच के यह एंटी फैंग अलायंस बैन भी नहीं पाता। जैसे पहले वैन क्लैन को अपनी जेब से पैसा देना पड़ा ताकि वो अलग अलग सुपर फोर्सेस को लोग भेजने और एंटी फैंग अलायंस ऑर्गेनाइज करने के लिए लुभा सके। जब वान गुचू सामने आए तो उन्होंने फैंग क्लैन की संपत्ति का लालच दिया। बिना फायदों के साफ बंटवारे के एंटी फैंग अलायंस किसी को भेजे नहीं सकता था। अगर लड़ाई शुरू हो जाती और फैंग क्लैन ने जबरदस्त जवाबी हमला किया तो गू इमॉर्टल्स तुरंत पीछे हट जाते और खुद को बचाते। बिना साफ फायदों के कोई भी रिस्क नहीं लेता। लेकिन फैंग क्लैन को कोने में धकेल दिया गया था। वो इस समय एकजुट थे। इस सिचुएशन में फैंग क्लैन एक बैंड मुट्ठी की तरह था, जबकि एंटी फैंग अलायंस रेत के ढेर की तरह था। बहुत मुमकिन था कि वो फेल हो जाते। इसलिए फायदों पर बातचीत की प्रक्रिया जरूरी थी। लेकिन मेरी अकेले की ताकत काफी नहीं है। सभी आपको फैंग क्लैन से होने वाले खतरे के बारे में पता होना चाहिए। हमें इन डिमोनिक पाथ के बदमाशों से जल्द छुटकारा पाना होगा। मैं चाहूंगा कि आप उनका पीछा करने में मदद के लिए इंफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स को भेजिए। जो जोंग शिन ने कहा, फैंग क्लैन डिमोनिक पाथ में है। वो अब राइचस पाथ की सुपर फोर्स नहीं रहे। उन्हें मिटाना सबका कर्तव्य है। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स ने हामी सिर हिलाया। लेकिन हम यहां से बिना कुछ हासिल किए लौटे हैं। वैन क्लैन और हेवनली कोर्ट को हमें एक ठीक ठाक जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस सिचुएशन में हम खाली हाथ नहीं जा सकते, है ना? अगर हम बिना किसी फायदे के चले गए तो हम आपसे, वैन क्लैन, बहुत निराश होंगे। अगर फैंग क्लैन ने फिर से हमला किया तो एंटी फैंग अलायंस को सपोर्ट करने कौन आएगा? गू इमॉर्टल्स में फिर से हंगामा मच गया। वैन गुचू को जबरदस्त सिर दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा और चुपके से सीओ येहू को मैसेज भेजा। सीओ क्लैन के दोस्त, चिंता मत करो, मेरा वैन क्लैन पहले तुम्हारे फायदे की गारंटी देगा। उसी के अनुसार फैंग क्लैन का पहला एंसेस्टर अपने क्लैन का एकलौता गू इमॉर्टल था। टैब फैंग क्लैन ने मूविंग रॉक क्रेवस पर कब्जा किया था और वेस्टर्न डेजर्ट की सबसे छोटी सुपर फोर्स थी। जब रेत की आफत आई तो फैंग क्लैन के पहले एंसेस्टर के सामने एक विकल्प था। वो एक इमॉर्टल फॉर्मेशन बना सकता था और रेत की आफत को रोकने के लिए कुछ फैंग क्लैन के मॉर्टल्स की बाली दे सकता था। लेकिन उसने फैंग क्लैन के लोगों को बचाना चुना और चला गया। इस प्रक्रिया में मूविंग रॉक क्रेवस को छोड़ दिया। ऐसा अत्यंत स्वभाव सच में दुर्लभ है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। दोस्त, तुमने कई फैंग क्लैन्समैन को पकड़ा है, भले ही वो सिर्फ ब्रांच फैमिलीज से हैं। हम फिर भी फैंग क्लैन के स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। सीओ क्लैन वैन क्लैन के अलावा सबसे मजबूत सुपर फोर्स थी। वैन गुचू को पहले उन्हें शांत करना था। एक नेगोशिएशन में ताकत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैन गुचू का आश्वासन मिलने के बाद सीओ येहू का चेहरा आराम से हो गया और उसने हंगामा करना बैन कर दिया। वैन गुचू की बातों पर भरोसा किया जा सकता था। यह आखिरकार राइचस पाथ का रवैया था। इसके अलावा अगर वैन गुचू ने अपनी रेपुटेशन को नजरअंदाज कर दिया और पैसे देने से माना कर दिया तो सीओ येहू क्या कर सकता था? बेचूंगा। मैं इन फैंग क्लैन्समैन को गुलाम बनाकर बेचूंगा ताकि फैंग क्लैन की बेइज्जती हो।
हम इन लोगों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स का आराम से पता लगाने के लिए कर सकते हैं। सीओ येहू ने अपने दांत पीसे और अपना मन पक्का कर लिया। एक पल बाद ट्रेजर येलो हेवन में। कहाँ? ये कहाँ है? वांग सीओ हंफना लगा। आसपास के लोग भी डर से चिल्ला रहे थे, उनके चारों तरफ बहुत शोर था। ये लोग ट्रेजर येलो हेवन में तैर रहे थे। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा था, उन्हें एक साथ एक जगह पर रखे हुए था। इसलिए वांग सीओ को बहुत बुरा लग रहा था। वो जमीन पर पैर नहीं रख पा रहा था और वो लोगों से घिरा हुआ था, वो सब उसके आसपास चिपके हुए थे। हमें बेच दिया गया। ये वही लेजेंडरी ट्रेजर येलो हेवन है, कुछ जानकार गू मास्टर्स ने सच बताया। फैंग क्लैन के मेंबर्स के चेहरे पीले पड़ गए थे। ये हारने का नतीजा था। फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स, ये सुनो। तुमने राइचस पथ को धोखा दिया है और डिमोनिक पथ में गिर गए हो। तुम वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ के लिए शर्म हो। भले ही तुम भाग गए हो, तुम्हें फिर भी हमारे न्याय का सामना करना पड़ेगा। ये सब लोग फैंग क्लैन के मेंबर्स हैं। वो बेगुनाह हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो अब गुलाम हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। सीओ येहू की विल ट्रेजर येलो हेवन में दाखिल हुई और खबर फैला दी, फैंग क्लैन की बेइज्जती करने की कोशिश करते हुए। ऐसी बातों ने फैंग क्लैंसमैन को और भी ज्यादा दुख में रुला दिया। क्या कोई हमें बचाएगा? लॉर्ड एंसेस्टर्स, हम यहां हैं। तुम रो क्यों रहे हो? फैंग क्लैन की नाक मत कटाओ। उनके लिए सबसे अच्छी सिचुएशन ये थी कि उन्हें फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स खरीद लें। वांग सीओ उनके बीच में था, वो बाकियों के साथ चिल्ला रहा था। वो अब बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। यूज फैंग क्लैन का मेंबर इसलिए माना जा रहा था क्योंकि पहले सिचुएशन बहुत अजीब थी। फैंग क्लैन के मेंबर्स को नहीं पता था कि उनके बीच एक बाहरी गू मास्टर GHUS आया है। बाकियों से अलग, वांग सीओ नहीं चाहता था कि यूज फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स खरीदें, क्योंकि फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स जानते थे कि वो एक बाहरी आदमी है। कुछ समय पहले फैंग डोंगशी ने न सिर्फ उससे कठोरता से पूछताछ की थी, उसने वांग सीओ को ठीक करने से पहले हर तरह के क्रूर तरीकों से यूज यातना भी दी थी। अजीब समय शुरू हो रहा है। फैंग क्लैन एक सुपर फोर्स है, लेकिन वो सच में इस हालत में आ गया है। उन्होंने मौत को दावत दी। फैंग क्लैन ने निश्चित रूप से वांग क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर को मारना नहीं चाहा था, उन्होंने खुद को रोका। मेरी राय में वांग क्लैन का पहला सुप्रीम एल्डर बहुत बेकार था, वो सच में इतनी आसानी से मर गया। अभी वांग क्लैन अलग है। वांग गूचू के रिवाइवल के साथ वो ऐसे लेजेंडरी एक्सपर्ट के साथ फिर से पावर में आएंगे। फैंग युआन के साथ सहयोग करने से हमें इमॉर्टल गू ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, लेकिन हेवनली कोर्ट के साथ काम करने से हम गू इमॉर्टल्स को रिवाइव कर पाएंगे। दोनों ही काफी आकर्षक हैं। फैंग क्लैन के मेंबर्स अब गुलाम बन गए थे, ये कई गू इमॉर्टल्स के लिए एक चेतावनी थी। 5 रीजन्स की अजीब जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सुपर फोर्सेस ने पहले ही अस्थिर होना शुरू कर दिया था। एक पाल में अन सब ने अलग अलग भावनाएं महसूस की। फैंग क्लैन की दुर्दशा उनके भविष्य के लिए भी चिंता का विषय थी। तुम इन इंसानी गुलामों को कैसे बेच रहे हो? कुछ लोगों ने बोली लगाई। इंसानी गुलाम और भी दुर्लभ होते जा रहे थे। पिछले 100 सालों से इंसानी गुलामों के इतने बड़े पैमाने पर व्यापार की गतिविधियां नहीं हुई थी। आखिरकार इंसानी दुश्मनों को पकड़ना और उन्हें गुलाम बनाकर बेचना एक निश्चित रूप से डिमोनिक कृत्य था। लेकिन अभी ये फैंग क्लैन के मेंबर्स लड़ाई हार चुके थे, उन्हें बेचने का एक ठीक ठाक बहाना था। चैप्टर एंड।